स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस विषय में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के अर्थ की। अर्थव्यवस्था क्या है, हम इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की। फिर हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। उसके उपरांत अर्थव्यवस्था के विकास के विषय में जानेंगे और फिर लास्ट में हम धारणीय विकास के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। ये अर्थव्यवस्था होती क्या है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था एक दिन में बनने वाली कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों। ये प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्षों लग जाते हैं अर्थव्यवस्था के विकसित होने में। अर्थव्यवस्था शब्द में दो शब्द से मिलकर यह शब्द बना है। पहला है अर्थ और दूसरा है व्यवस्था। अर्थ शब्द का अर्थ है धन और व्यवस्था का तात्पर्य हुआ प्रणाली या एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत हम धन या अर्थ को अर्जित करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि संपादित की जाती हैं। वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के दो मुख्य कार्य होते हैं और वो दो मुख्य कार्य हैं। पहला, आवश्यकता संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना और दूसरा प्रमुख कार्य है जीवन निर्वाह एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधनों को रोजगार में लगाना होता है या दूसरे शब्दों में उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादन के साधन क्या हैं? तो बच्चों, हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं और ये साधन हैं: पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा संगठन और पांचवा साहस। जब ये पांचों मिलते हैं तभी उत्पादन क्रिया संभव हो पाती है। तो अर्थव्यवस्था में यही पांचों उत्पादन के साधन मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और वह हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के विषय में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या संस्थाओं का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र प्रभावी होता है, अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि। इसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विपरीत स्वरूप है, अर्थात जिस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व होता है, उसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत उत्पादन के साधनों पर समाज अथवा सरकार का अधिकार होता है। उत्पादन अधिकतम सामाजिक कल्याण करने के उद्देश्य से किया जाता है और उत्पादन कार्य करने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। आर्थिक न्याय एवं अवसरों की समानता सभी नागरिकों को दी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है नॉर्थ कोरिया, क्यूबा इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का मध्य मार्ग मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों के साथ साथ
सरकार का भी स्वामित्व होता है, अर्थात उत्पादन कार्य केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से ही ना करके अधिकतम कल्याण करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। यह पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं के बीच का मध्य मार्ग है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों के साथ साथ सरकार दोनों का ही स्वामित्व बराबर का होता है और यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं आर्थिक नियोजन या प्लानिंग के माध्यम से की जाती हैं। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर हमको सरकारी स्कूल भी देखने को मिलते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, सरकारी उपक्रम देखने को मिलते हैं तो प्राइवेट उपक्रम देखने को भी मिलते हैं। इस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का मध्य मार्ग है। भारत और पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। विकास के आधार पर वर्गीकरण। विकास के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम इन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को बांटते हैं। उच्च आय वाले अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्था में लेते हैं, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को हम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में लेते हैं और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को हम अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है। और विकासशील अर्थव्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल्स जो विकास की तरफ अग्रसर हैं, जहाँ पर विकास उत्तरोत्तर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे कि भारत है ना। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत वो देश आते हैं जिनकी आय जो है वो बहुत कम है, जहाँ पे विकास से उनकी बहुत अभी दूरी है, तो विकास करने के लिए अभी उनको बहुत सारे काम करने हैं। हाँ तो बच्चों, अर्थव्यवस्था के प्रकार को जानने के बाद अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं? इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, रोजगार के जो हमारे स्वभाव हैं, कार्य करने का जो हमारा पैटर्न है, उसके आधार पर हमने अपने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों को बांटा है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, या प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्राथमिक या प्राइमरी, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उत्पादन करता है। इसके अंतर्गत कृषि एवं उससे संबंधित आर्थिक क्रियाओं को हम शामिल करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन क्षेत्रों को लेते हैं या किन किन आर्थिक क्रियाओं को इसमें हम शामिल करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर माइनिंग को लेते हैं, यानी खनन को, ज़मीन के नीचे से खनिज पदार्थों को निकालना। दूसरा एग्रीकल्चर, फार्मिंग को हम लेते हैं, जिसमें तरह तरह की खेती हम करते हैं। रबी की फसल है, जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा पशुपालन भी जो है वो कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का ही एक अभिन्न अंग है। फिशिंग यानी कि मत्स्य पालन, वो भी प्राथमिक क्षेत्र का ही एक अंग है। फॉरेस्ट्री, वन के माध्यम से भी बहुत सारे हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, उन्हें भी हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा मिनरल ऑयल्स, जो ज़मीन के अंदर से समुद्र के अंदर हम उत्खनन करके ऑयल्स निकालते हैं, नेचुरल गैस निकाली जाती है, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। द्वितीय क्षेत्र बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र के बाद हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण किया जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी हमें रॉ मटेरियल या कच्चा माल मिलता है उसका इस्तेमाल करके हम नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपास की खेती जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, लेकिन जब कपास की खेती का या कपास का इस्तेमाल करने के बाद उससे कपड़ा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर कपड़ा बनाया जाता है, तो ये कार्य हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं, जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री द्वितीय क्षेत्र का ही एक अंग हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम,
चीनी का प्रोडक्शन द्वितीयक क्षेत्र में होता है, लेकिन इसके लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र से। तो हमने क्या देखा इस प्रोसेस में कि जो भी रॉ मटेरियल है वो द्वितीयक क्षेत्र का रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम प्राकृतिक उत्पादों से नवीन प्रोडक्ट्स या नवीन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि आपका विद्युत का जो प्रोडक्शन होता है, बिजली का, वो भी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेते हैं। बिजली का प्रोडक्शन भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत ही होता है। जैसे कि इसमें तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं हम। हाइड्रो, पानी को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है डैम्स के माध्यम से, तो बिजली का उत्पादन होता है। तो बिजली का उत्पादन की प्रक्रिया को हम किस में रखते हैं? सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। गैस बनाना, ये भी हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। इसके अलावा छोटे बड़े हर तरह के उद्योग इस क्षेत्र में आते हैं। तो उद्योगों को हम कुटीर उद्योगों के नाम से जानते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग। अब कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत कम पूंजी में शुरुआत की जाती हैं, और ये इंडस्ट्री मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाने से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे कि उन्हें पलायन नहीं करना पड़ता। क्योंकि क्या होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, तो गांव में का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होता है, तो वो लोग कृषि में ही लगे होते हैं गांव के लोग। लेकिन कृषि कार्य मौसमी होता है, जो पूरे वर्ष काम नहीं होता। तब जब उनके पास काम नहीं होता तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे सरकार द्वारा शुरू किए गए। लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप कम पूंजी में, सरकार मदद भी देती है, इसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा भी करेंगे आगे की क्लास में। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको हम बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, लोन देते हैं। इसके अंतर्गत इन इंडस्ट्रीज़ में हम किन किन चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, दिया सिलाई बनाना, बांस से टोकरी बनाना, जूट के छोटे थैले, खिलौने, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ये सब चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को या ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार देने का प्रमुख साधन है। इसके बाद बात आती है लघु उद्योगों की। अब भाई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में फ़र्क क्या है? जब हम ये कहते हैं कि कुटीर उद्योग भी कम पूंजी से शुरू होता है और लघु उद्योग, जैसा कि शब्द से क्लियर है, वो भी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो भी कम पूंजी से शुरू होता है। तो इन दोनों के बीच में पूंजी का जो अंतर है वो क्या है? जो कॉटेज इंडस्ट्री है या जो कुटीर उद्योग है, उसकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ होती है, लेकिन जो लघु उद्योग है वो 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की जो हमारी लिमिट है उसके अंतर्गत वो स्थापित किए जाते हैं। लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है, नई नई स्कीम्स बना रही है। अभी तो मेक इन इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेके आई है, मोदी गवर्नमेंट, जिसने कि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आओ, आप उसको शुरू करो, उसके लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, सब्सिडीज़ दी जाएंगी। और ये सब काम क्यों हो रहा है? रोज़गार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत में बेरोज़गारी बहुत अधिक है। तो लघु उद्योग हुए। उसके बाद मध्यम श्रेणी के उद्योग, वो क्या हुए आपके? 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम तक की लागत वाले उद्योग मध्यम उद्योग की श्रेणी में आते हैं। और फिर उस 10 करोड़ से ज़्यादा आपके वृहद उद्योग होते हैं। जो वृहद उद्योग होते हैं, इसमें सब बड़े बड़े स्केल कोर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनको खड़ा करने के लिए बहुत भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। तृतीय क्षेत्र, जिसे हम टर्शरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और उन्हें सुविधाएं देने के लिए तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ। यह सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेवा, सेवा अर्थात सर्विसेज देना। तो इसमें किस प्रकार की सर्विसेज आती हैं जिससे कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों आपस में समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें?
तो उन सेवाओं में सबसे पहले हम रखते हैं बैंकिंग को। कोई भी आर्थिक क्रिया करने के लिए, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हो या द्वितीय क्षेत्र की, यानी कि चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हो, हमें फाइनेंस या वित्त की आवश्यकता पड़ती है और ये वित्त पोषण करने का काम हमारा बैंकिंग सेक्टर करता है। तो बैंकिंग सेक्टर सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख अंग है। इसके अलावा परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करते हैं। प्रोडक्शन होने के बाद माल को वेयर हाउसेस से मंडियों तक पहुंचाना, वहां से मार्केट तक पहुंचाना और फिर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये काम करने का काम परिवहन सेक्टर या परिवहन क्षेत्र करता है। तो परिवहन क्षेत्र को भी हम सेवा क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानते हैं। संचार, कम्युनिकेशन, कोई भी कॉन्वर्सेशन या एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनकी डीलिंग किसके माध्यम से होती है? संचार के माध्यम से। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, उनको चलाने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए, ये सब सर्विसेज देने का काम भी सेवा क्षेत्र करता है। बीमा, बीमा क्या है? असुरक्षा से बचाता है। मान लीजिए खेतों में आग लग जाए अचानक से, या बाढ़ आ गई, सब नुकसान हो गया, तो अगर बीमा कराया होगा उसके अगेंस्ट किसान ने, तो उससे जो उसके साथ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। ऐसे ही उद्योगों के क्षेत्र में भी हो सकता है, उद्योग में आग लग जाए, कुछ चोरी हो जाए, तो उसके लिए भी बीमा होता है। तो बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। भंडारण, स्टोरेज, जो भी उत्पादन हुआ उसको स्टोर करके रखना है। वेयर हाउसेस में भंडार गृह जो होते हैं, जहाँ पर सामान को स्टोर करके रखा जाता है, तो ये भी एक तरह की सेवा है जो नितांत आवश्यक है। व्यापार, ट्रेडिंग, माल बनने के बाद माल को बेचना भी इम्पॉर्टेंट है, मार्केटिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन हो जाना पर्याप्त नहीं है, उसको बेचना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी ना बेचने के बाद ही आपके पास में पैसा वापस आता है। जो उत्पादन होता है उसमें लागत लगती है, तो उस लागत को वापस वसूलने का जो प्रक्रिया है वो मार्केटिंग है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य जुड़ी हुई और भी सेवाएं हैं, जैसे कि होटल्स हैं, टूरिज्म है, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। व्यक्तियों की कार्य करने की दशाओं के आधार पर भी हम दो क्षेत्रों में बांटते हैं अर्थव्यवस्था को, और वो दो क्षेत्र हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। ये होता क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संगठन की बात हो रही है। यहाँ पर जो भी काम होता है वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है, जिसमें कार्य करने की जो अवधि होती है वो नियमित होती है, सरकार के द्वारा इसका पंजीकरण किया गया होता है। इसमें जो भी काम करते हैं व्यक्ति, उनको भविष्य निधि की सुविधा दी जाती है, सवेतन छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक सुरक्षाएं भी इनको प्रदान की जाती हैं। इस क्षेत्र को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, बहुत सारी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग। और दूसरी तरफ आता है असंगठित क्षेत्र। वह क्षेत्र क्या होता है? जो कि नाम से ही स्पष्ट है, असंगठित होता है। इसमें कार्य करने की जो घंटे होते हैं वो भी स्पष्ट बताया नहीं जाता है, बहुत शोषण किया जाता है कार्य करने वालों के साथ में, असुरक्षित रोज़गार होता है, भविष्य निधि की कोई सुविधा नहीं दी जाती है, छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है, और इन लोगों का यूनियन भी नहीं होता है। तो ये क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका बहुत अधिक आर्थिक शोषण कर पाते हैं इनके मालिक। स्वामित्व के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांट पाते हैं। पहला है निजी क्षेत्र और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, कि निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर या उत्पादन के साधनों पर सिर्फ और सिर्फ निजी व्यक्तियों का ही स्वामित्व होता है, उनका अधिकार होता है। ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पे सरकार का स्वामित्व होता है। चूँकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं। तो निजी क्षेत्र वह क्षेत्र हुआ जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हुआ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरटेल है, ये सब आपके क्या हुए? निजी क्षेत्र के उद्योग।
अब सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें वह सेक्टर्स आते हैं जिनके ऊपर जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो केवल और केवल सरकार के स्वामित्व में होती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, प्योर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, जैसे कि रेलवे, डाक सेवा इत्यादि। हाँ तो बच्चों, अर्थव्यवस्था के अर्थ, उसके प्रकार और उसके क्षेत्रों को जानने के बाद अब हम अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास है क्या, कैसे होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके घटक क्या हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था के विकास में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के विकास की बात अगर करें तो दो बातें हमारे सामने आती हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास दो रूपों में हुआ, पहला आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। जैसे कि अर्थव्यवस्था का विकास किसी एक दिन का विकास है नहीं, ये मानव सभ्यता के इतिहास का ही इतिहास है। अर्थव्यवस्था का इतिहास भी मानव सभ्यता के इतिहास के समान ही है। प्राचीन काल में क्या होता था कि जब मनुष्य ने इस दुनिया में जीना शुरू किया, रहना शुरू किया, तो उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। उसको भूख लगी तो उसने खाना खा लिया कंदमूल लेकर, उसको रहने की ज़रूरत थी, उसको घर चाहिए था, बारिश से वो घबराता था, धूप से वो डरता था, तो उसको घर चाहिए था, एक शेड चाहिए था जहाँ पे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो वो गुफाओं में रहने लगा, पेड़ों के ऊपर रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता गया, समय बीतता गया, तो मनुष्य के जीवन के रहन सहन के तरीके में भी परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे मानव सभ्यता में आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, फिर नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं बसने लगीं, उन्होंने धीरे धीरे कृषि करना सीखा, पशुओं को पालना सीखा। तो इस तरीके से छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत हुई और मनुष्य ने जो पहले एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करता था, उसने एक जगह सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू किया। उसने जाना कि आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से या कृषि और पशुपालन के माध्यम से वो एक जगह रह सकता है, एक सेटल्ड लाइफ जी सकता है। वह लाइफ बहुत कंफर्टेबल है उस लाइफ से जो उसे यहाँ वहाँ घूम के बितानी पड़ती थी। अब उसने धीरे धीरे छोटे छोटे अपने घर बनाने शुरू किए, ठीक है, कच्चे घर बनाने शुरू किए। धीरे धीरे फिर उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उत्पादन किया, तो उस उत्पादन का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसके लिए उसने वस्तुएं बनानी शुरू की, पॉट्स बनाने शुरू किए, पॉटरी की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यही चीज़ हम आपकी नदी घाटी सभ्यताओं में देखते हैं, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब सभ्यताओं में हम यही देखते हैं। जो पुरानी खुदाई हुई उसमें भी पता चला कि बहुत भव्य भवन हुआ करते थे पहले। तो ये सब क्या था कि धीरे धीरे मनुष्य ने विकास करना अपना शुरू किया। तो इस विकास को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है आर्थिक विकास जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, और दूसरा है मौद्रिक विकास। क्योंकि पहले क्या होता था, जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था तो लोग आपस में ट्रांजैक्शन जो है वो वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे, यानी एक वस्तु को दे के दूसरी वस्तु ले लेना। मान लो एक व्यक्ति के पास गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास चावल है, और मुझे अगर चावल की आवश्यकता है तो और सामने वाले को गेहूं की, तो मैंने उसको अपनी गेहूं दे दी और उसके बदले में मैंने उससे चावल ले लिए। इस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आने लगी, तो फिर धीरे धीरे मुद्रा का भी विकास हुआ। तो कुल मिला के हम अर्थव्यवस्था के विकास को दो भागों में बांटेंगे, पहला आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है। ये बहुत ही मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय में और वास्तविक राष्ट्रीय आय में लगातार राष्ट्र में वृद्धि होती चली जाती है। दीर्घकालीन निरंतर वृद्धि, और ये वृद्धि दीर्घकालीन होती है, 10 साल, 50 साल, 100 साल, इस वृद्धि में बहुत लंबा समय लगता है। और संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन किया जाता है। जो भी उत्पादन कार्य होता है वो संसाधनों का इस्तेमाल करके होता है, और इन संसाधनों का हमें अनुकूलतम प्रयोग करना है। ये अनुकूलतम शब्द का अर्थ क्या है? अनुकूलतम का अभिप्राय है ऑप्टिमम, यानी ऐसा इस्तेमाल करना कि इसका वेस्टेज कम से कम हो, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका इस्तेमाल हम भरपूर कर सकें।
जीवन स्तर एवं सामाजिक कल्याण में सुधार। व्यक्तियों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें चेंजेस आने चाहिए। यानी कि व्यक्ति जो जीवन यापन आज से 10 वर्ष पहले कर रहा था, आज उस जीवन यापन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। माना कोई बच्चा अगर किसी छोटे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पर सुविधाएं बहुत कम हैं, तो वो स्कूल का भी विकास होना चाहिए आने वाले कुछ वर्षों में। वो स्कूल में अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो जीवन स्तर लोगों का सुधरना चाहिए। अच्छे घर हों, स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ पेयजल हो, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य अच्छा हो, मेडिकल सुविधाएं समाज में अच्छी हों, और सामाजिक कल्याण में भी लोगों के सुधार होना चाहिए। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं मौद्रिक विकास की। मौद्रिक विकास कैसे हुआ? जैसे अभी हमने आपको बताया था कि पहले मुद्रा थी ही नहीं, तो जब मुद्रा नहीं थी तो ट्रांजैक्शंस कैसे करते थे? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से विनिमय किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे दोष हुआ करते थे। इसमें हमें ऐसे आवश्यकता के दोहरे संयोग की आवश्यकता पड़ती थी कि मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है वो सामने वाले व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और उसे जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मेरे पास होनी चाहिए। तो ऐसा होना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, जिस वजह से विनिमय जो करना था वो बहुत परेशानी की समस्या, उसकी वजह से बहुत परेशानी आ रही थी। तब फिर धीरे धीरे मुद्रा का जन्म हुआ, फिर मौद्रिक प्रणाली आई और विनिमय मुद्रा के माध्यम से होने लगा। मुद्रा में भी आपके विभिन्न तरह के परिवर्तन आए। जैसे पहले धातु मुद्रा चलती थी, फिर धीरे धीरे उसके बाद पेपर करेंसी आई, पेपर करेंसी के बाद में साख मुद्रा आई, चेक्स आए, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली का जन्म हो गया, बैंक आ गए। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता गया, आर्थिक क्रियाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे हमें और अधिक फाइनेंस या वित्त की आवश्यकता पड़ने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई, उत्पादन बढ़ने लगे, ज़्यादा मात्रा में होने लगे। सिर्फ उत्पादन एक देश तक ही सीमित ना होकर अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन भी होने लगे। यानी जो भी उत्पादन होता था, अगर वो आवश्यकता से अधिक है देश की, तो उसको निर्यात कर दिया जाता था, और यदि हमारे देश में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है तो उन वस्तुओं का हम आयात करते थे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा फाइनेंस या वित्त की आवश्यकता होती थी, तो बैंकिंग प्रणाली का जन्म हुआ। अब बैंक्स भी अलग अलग हुआ करते थे, तो उस वजह से ट्रांजैक्शंस करने में दिक्कत आती थी कि किसी का अकाउंट मान लीजिए SBI में है और दूसरे व्यक्ति का अकाउंट मान लीजिए दूसरे बैंक में है, कैनरा बैंक में है, तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन किस प्रकार संभव हो, कागजी कार्यवाही किस तरीके से हो। तो फिर कोर बैंकिंग का जन्म हुआ। कोर बैंकिंग ने क्या किया, सारी बैंकिंग प्रणाली को, जितने बैंक्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारी जो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई, ट्रांजैक्शंस करना सुविधाजनक हो गया। फिर धीरे धीरे ATM आया। ATM का फुल फॉर्म हुआ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी मशीन थी जिसके माध्यम से आप पैसा विड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, एक आपको कार्ड दिया जाता था, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड। उस कार्ड का इस्तेमाल करके हम बिना बैंक जाए ATM से कैश विड्रॉ कर सकते थे। अब तो इसमें कैश हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बहुत सारी अन्य सुविधाएं, मिनी स्टेटमेंट जानना है, ये सब चीज़ें हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ATM से ही हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड आया। क्रेडिट कार्ड क्या था? अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है? डेबिट कार्ड में हम हमारे अकाउंट में जितना मनी है उतना का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या उसका अग्रिम अगर कुछ दिया जाता है तो उसकी एक शॉर्ट लिमिट है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है, ये एक तरीके का उधारी कार्ड हुआ, जो व्यक्तियों को या ट्रेडर्स को दिया जाता था, ताकि वो अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें हर समय बैंक पर आधारित ना होना पड़े। कभी कभी हमें अचानक कैश की ज़रूरत पड़ती है, बैंक बंद है या बैंक नहीं हम जा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इन सब के बाद में आता है कैशलेस इकोनॉमी। ये हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। अभी क्या हो रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो वर्चुअल ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग्स में आप क्या देखते हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, स्नैपडील है। इन सब के माध्यम से आप कैशलेस
ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हो? अपने अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करके। इसमें कैश आपको सेल्स बॉय को देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप उससे कैश ऑन डिलीवरी भी आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहो तो आप डायरेक्ट अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करके भी डीलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप कभी कभी देखते हैं और होटल्स में आप या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर आप कार्ड स्वाइप करके अपना बिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मौद्रिक विकास किस तरीके से वस्तु विनिमय से शुरू हुआ और आज हम कहाँ कैशलेस इकोनॉमी तक पहुँच गए हैं। ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था के विकास का एक चरण है, अर्थव्यवस्था के विकास का एक मार्ग है जो आगे प्रशस्त होता जा रहा है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक, अर्थात आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस वजह से होता है वो कारक क्या हैं, वो घटक क्या हैं? तो उन घटकों को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है आर्थिक घटक और दूसरा है अनार्थिक घटक। आर्थिक यानी इकोनॉमिक कंपोनेंट्स और अनार्थिक नॉन इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्थिक घटकों की। आर्थिक घटक में सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संसाधन की। जिस देश में जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन होंगे उस देश के आर्थिक विकास की गति उतनी ही ज्यादा होगी। साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के मात्रा अधिक होने से ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उन संसाधनों का हमें किस तरीके का उपयोग करना है? अनुकूलतम विदोहन या अनुकूलतम प्रयोग करना है, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। वेस्टेज कम से कम होना चाहिए और इन संसाधनों का प्रयोग हमें इस तरीके से करना है कि हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसे भी ये संसाधन मिल सके। यानी कि आज की डेट में हमें सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म नहीं करना है। दूसरा बिंदु है हमारा मानवीय संसाधन। जिस देश में मानवीय संसाधन यानी कि उस देश के मानव पूंजी यानी कि मनुष्य जितने अधिक कुशल होंगे वह देश उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। कुशलता से अभिप्राय है कि मनुष्य के अंतर्गत वो स्किल्स, वो कुशलताएं, वो हुनर जिनके माध्यम से वो प्रोडक्शन करने में या उत्पादन करने में सहायक होता है, उसके अंदर किसी चीज़ की ट्रेनिंग को हम डेवलप कर दें। और ये कुशलता या ये ट्रेनिंग हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। तो मानवीय संसाधनों का कुशल होना किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का अभिप्राय है कि उस देश में पूंजी की क्या स्थिति है, यानी कि मानवीय संसाधनों के द्वारा जो भी बचत की जाती है, जो सेविंग की जाती है, उस सेविंग से हम पूंजी निर्माण करते हैं। पूंजी निर्माण के अंतर्गत सिर्फ बचतों को ही नहीं लेते, बल्कि उस देश में होने वाले उस देश में जितनी भी मशीनरीज हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो सब के सब पूंजी निर्माण के अंतर्गत आते हैं। तो जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना रिच होगा उतना ही वह देश अधिक तरक्की करेगा, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। पूंजी उत्पाद अनुपात, ये क्या होता है कि एक वस्तु जब हम उत्पादन करते हैं तो उसकी एक यूनिट प्रोडक्शन करने में कितनी पूंजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक इकाई यानी किसी भी वस्तु जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु या सेवा, उसकी एक इकाई के प्रोडक्शन में हमारी जो लागत है, जो पूंजी के रूप में है, वो कम से कम होनी चाहिए, तभी हमारा लाभ अधिकतम होगा। तो पूंजी उत्पादन अनुपात क्या हुआ कि उत्पादन की पर यूनिट प्रोडक्शन पर, किसी भी वस्तु की पर यूनिट प्रोडक्शन पर कितनी पूंजी का या कितनी पूंजी की मात्रा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला आता है तकनीक एवं नव प्रवर्तन। तकनीक, टेक्नोलॉजी कैसी है? टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वर्तमान में जो विकास है वो नई नई तरीकों से किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। मशीनों का स्थान इंसानों की जगह मशीनें आ गई हैं जो घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं। और नव प्रवर्तन का मतलब हुआ इनोवेटिव आइडियाज, कोई नए नए तरीके इजाद करना जिससे कि हमारा आर्थिक विकास और अधिक तेजी से हो सके। तो ये सब हैं हमारे आर्थिक घटक जो हमारे आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। अब हम बात करते हैं अनार्थिक घटकों की।
अर्थात ऐसे घटक जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक घटकों से नहीं होता है या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं से नहीं होता है। इनमें हम सबसे पहले लेंगे सामाजिक घटक या हमारी समाज किस तरीके का हमारा समाज है। मान लीजिए हम कोई नई विचारधारा लाते हैं और उस विचारधारा को समाज का एक तबका एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो कितना भी अगर हम उसके लिए उसकी मानसिकता को परिवर्तित करने की कोशिश करें, लेकिन अगर वह उस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है तो हम आर्थिक विकास को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस सामाजिक अवधारणा का परिवर्तन हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की मानसिकता को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है धार्मिक घटक। कभी कभी धर्म भी विकास के आड़े आ जाता है। कुछ ऐसे पुराने अंधविश्वास, पुराने रीति रिवाज होते हैं जो हमें हमारे आर्थिक विकास के क्रम को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इन धार्मिक घटकों को भी बहुत ही भावात्मक रूप से, बहुत सोच समझ कर इन घटकों को हम दूर कर सकते हैं और इसका भी एक ही उपाय है और वह है शिक्षा। राजनीतिक घटक। राजनीतिक उथल पुथल अगर समाज में होती रहती है तो भी विकास, आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता। आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय घटक। अंतर्राष्ट्रीय घटक भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या नीतियां हैं, हमारे पड़ोसी देशों के साथ या अन्य देशों के साथ किस तरह के राजनीतिक संबंध हैं या किस तरह के आर्थिक संबंध हैं, इनका प्रभाव भी आर्थिक विकास पर पड़ता है। इससे पहले हमने आर्थिक विकास के बारे में जाना कि आर्थिक विकास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या थी, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक क्या थे। अब हम जानेंगे कि आर्थिक विकास की माप कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इसको मापने के कुछ सूचकांक या कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास की माप एवं उसके सूचकांक में सबसे पहला उसका सूचकांक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। दूसरा आर्थिक विकास का क्राइटेरिया है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति, देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वह है देश की राष्ट्रीय आय को जब हम देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो औसत रूप में हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय से बेहतर सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है क्योंकि यह हमें यह बताता है कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी आय मिल रही है। तीसरा क्राइटेरिया है हमारा मानव विकास सूचकांक, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूएनओ ने यूएनडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया था, जिसके अंतर्गत हम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। यह 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला जीवन आशा। जीवन आशा या फिर जीवन प्रत्याशा, यह क्या होता है? जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय उसकी एक्सपेक्टेड एज कि वह लगभग कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, यह बात जीवन आशा से हमें पता चलती है। साथ ही साथ जीवन आशा व्यक्ति, अगर किसी देश के व्यक्ति की एवरेज एज मान लीजिए 60 इयर्स है और किसी दूसरे देश के यानी देश ए या कंट्री ए के व्यक्ति की एक्सपेक्टेड एज जो है वो 60 इयर्स है और कंट्री बी के व्यक्ति की एक्सपेक्टेड एज अगर 70 इयर्स है, तो इन दोनों को देखने से ही हमें पता चलता है कि कंट्री बी कंट्री ए से विकास में थोड़ा आगे है, क्योंकि वहाँ के नागरिकों की एक्सपेक्टेड एज ज़्यादा है। तो ये जो एक्सपेक्टेड एज है ये ज़्यादा होने का कारण कहीं ना कहीं उस देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ का ज़्यादा अच्छा होना होता है।
दूसरा बिंदु है इसमें शिक्षा प्राप्ति, यानी कि शिक्षा का स्तर उस देश में कैसा है, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी दी जा रही हैं, उस देश में लिटरेसी लेवल कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि वह देश कितना विकसित है। और तीसरा क्राइटेरिया है हमारा जीवन स्तर, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है कि हम जो व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें वह किस तरह की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, क्या उन्हें स्वच्छ पेयजल मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, इस तरह की चीज़ें उत्तम जीवन स्तर के अंतर्गत आती हैं। और उत्तम जीवन स्तर या हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी क्वालिटी अच्छी तभी हो सकती है जब हम लोगों के यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, लोगों को वास्तव में जो आय मिल रही है वह ज़्यादा मिलेगी, तभी उनका जीवन स्तर सुधर सकता है। तो इन 3 मापदंडों के आधार पर HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है UNO, ठीक है, UNDP रिपोर्ट के तहत, जिसके अंतर्गत 2006 की अगर हम बात करें तो नॉर्वे का जो क्रम था वो सबसे पहले यानी टॉप पे वो देश था नॉर्वे, जहाँ पे जीवन आशा भी वहाँ की बहुत बेहतरीन थी, शिक्षा प्राप्ति का स्तर, लिटरेसी रेट वहाँ बहुत अच्छी थी, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी बेहतरीन था, तो नॉर्वे टॉप पर है। और एक बात और है कि HDI का जो हम इसका जो सूचकांक है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ठीक है, जितना वो 0 के करीब होगा उतना ही वह देश कम विकसित माने जाएंगे, और 1 के करीब जितना जाएगा वह देश उतने ही ज़्यादा विकसित माने जाएंगे। तो नॉर्वे का जो हमारा HDI वैल्यू है वो है 0.965, जो 1 के बहुत करीब है। तो ये हमें बताती है कि नॉर्वे जो है वहाँ पर विकास की स्थिति, आर्थिक विकास की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, जिसमें HDI की जो वैल्यू है वो है 0.755 और इसका क्रम है 93 देशों की, अगर हम कुल जितने भी देश हैं उनको इसमें लिया गया है और उसमें श्रीलंका की रैंकिंग 93rd है। उसके बाद भारत की बात हम करते हैं, भारत की HDI वैल्यू 0.611 है और क्रम इसका 126 है। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें अगर हम, तो इसका HDI वैल्यू 0.539 है और इसका क्रम 134 है। और चीन जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसका HDI वैल्यू 0.661 है और उसका क्रम जो है वो है 173 2006 के अकॉर्डिंगली। अगर हम उसे, ये बहुत पुराना डेटा है, अगर इसे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंपेयर करने के लिए हमने 2017 के कुछ डेटा को लिया है, जिसमें नॉर्वे तब 2006 में भी टॉप मोस्ट पे था और आज 2017 में भी उसकी जो स्थिति है वो वही है, कंसिस्टेंटली वो विकास की स्थिति पे है। श्रीलंका की स्थिति जो 93 रैंक पे था वो बेहतर होकर 76 हो गई है। भारत की स्थिति 126 पे था जो कि डाउन होके 130 हो गई है। और चीन जो कि 173rd पोजीशन पे था वो घट के, उसकी वैल्यू बहुत, मतलब वो उसके देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है चाइना में, जहाँ पर HDI जो है वो सुधर के 0.752 हो गया और क्रम उसका 86 हो गया। तो इस तरीके से HDI के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कौन सा देश कितना विकास कर रहा है। जिस देश का HDI वैल्यू 0 के पास होगी वह देश कम विकसित है, और जिस देश की HDI वैल्यू 1 के आसपास होगी वह देश ज़्यादा विकसित माना जाएगा। उसके बाद बात आती है इसी की तर्ज पर, मानव विकास सूचकांक की तर्ज पर अप्रैल 2002 में भारत में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट लाई गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से 2002 में जो पहली बार ये रिपोर्ट आई, तब सर्वोच्च स्थान जो हमारे भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी रैंकिंग की गई, उनको HDI दिया गया। उसके आधार पर सर्वोच्च स्थान केरल का रहा, और जो नीचे सबसे उस क्रम में जो सबसे नीचे राज्य रहे उन्हें हम शॉर्ट में बीमारू राज्य कहते हैं। बीमारू राज्य में क्या क्या है, आपका बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, उड़ीसा आता है। 2018 में
दोबारा से राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट मतलब हर साल बनाई जाती है, तो 2018 का डेटा हमने यहाँ पे दिया है, जिसमें पहले कॉलम में हमने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के नाम लिखे हैं और HDI वैल्यू दी हुई है और उसके बाद क्रम दिया है। तो हम देख रहे हैं कि 2018 में भी पहला जो सर्वोच्च स्थान है वो केरल का ही है। 2002 में अप्रैल 2002 में भी केरल को सर्वोच्च स्थान मिला था और 2018 में भी केरल को सर्वोच्च स्थान मिला है। उसके बाद चंडीगढ़ का स्थान दूसरे नंबर पे है और बिहार की स्थिति अभी भी बहुत ही गंभीर है, जो कि 36 लेवल पर है। यह एक सोचनीय प्रश्न है कि बिहार का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। अप्रैल 2002 की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है वो बहुत निचले पायदान पे रहा और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भी बिहार की स्थिति निचले पायदान पर ही बनी हुई है। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। अब हम बिहार की इस दयनीय स्थिति के पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जानेंगे। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ
1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के S सीधे हाथ साबुन मल के, U उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। M मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, A अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। N नाखूनों को हथेली पे चमका के, K कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप।